लेकिन इसके ऊपर कुछ हलकों ने बड़ी स्पेकुलेशंस की। तो हमारे नाजरीन के लिए ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा कि ये जो पोस्टिंग्स हुई हैं नई, जिनमें कुछ नई प्रमोशंस हुई हैं और कुछ कोर कमांडर्स भी तब्दील हुए हैं, तो ये सर ज़रा इस प्रोसेस के बारे में हमारे नाजरीन को सब बताइएगा। देखिए, इसमें पहले तो ये देख लीजिए कि मुख्तलिफ रैंक्स के लिए इंतजाम क्या है। मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल टू ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर टू मेजर जनरल, ये सालाना प्रोसेस है जो कि मुकर्ररा वक्त पे हर साल होता है। लिहाजा ये इनको प्रमोशन बोर्ड्स कहते हैं। ये बोर्ड बैठते हैं और हर साल एक पीरियड है हमारा, एक मई के महीने में होते हैं, फिर जाके कहीं अगस्त में होते हैं। इस तरह वो मुकर्रर है चीजें और उसके मुताबिक बोर्ड होते रहते हैं और प्रमोशंस हो जाती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो रिटायरमेंट से रिलेटेड है। जब भी कोई मेजर जनरल रिटायर होने लगता है तो उसकी रिटायरमेंट से रिलेटेड है कि उसकी जगह पे एक लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हो जाएगा। चार हो रहे हैं तो चार प्रमोट हो जाएंगे। तो ये उस वक्त आके होते हैं। ये पीरियोडिक नहीं है, ये सिर्फ कनेक्टेड है रिटायरमेंट के साथ किसी की। अब इसमें जो प्रमोशन का तरीकाकार है वो ये है कि दोनों के लिए मुख्तलिफ, यानी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ये एक प्रोसेस है, अलग है। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल, मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल टू ब्रिगेडियर, ये मुख्तलिफ रास्ता है। उसमें तमाम जनरल बैठते हैं और रिकॉर्ड सारा सामने होता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने होती हैं, डिसिप्लिन रिपोर्ट सामने होती हैं, और कोई बाहर का दखल नहीं होता। बल्कि अगर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो कि इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो वो उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट जाती है चीज। या अगर उसके डीलिंग्स में कहीं या उसके बारे में कभी शुबा भी हो करप्शन का, या कोई उसकी डीलिंग्स का, या उन्हें कभी अपने जवानों के साथ मिसबिहेव किया हो, ये वो चीजें हैं जो सेंसिटिव होती हैं और उनको बड़ा माइन्यूटली देखा जाता है। और जितना भी अगर कोई वो सीरियस इश्यूज हैं तो उसकी बुनियाद पर प्रमोशन रुक जाती है। या कोई ऐसी चीज है जिसमें समझा जाता है कि इंडिविजुअल को बुला के वॉर्न कर दिया जाए और प्रमोट कर दिया जाए कुछ वक्त के बाद, तो वो उसको बता दिया जाता है। तो ये काफी सख्त प्रोसेस है। चूंकि लोग बहुत ज्यादा, काफी यानी तादाद क्यों, हमारा एक पिरामिड टाइप सिस्टम है कि मेजर चार हैं तो उनके ऊपर एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, फिर चार लेफ्टिनेंट कर्नल है तो उनके ऊपर एक ब्रिगेडियर है। सो ये ग्रेजुअली कम होता जाता है, कमांड स्ट्रक्चर ऊपर पिरामिड की तरह जाता है। लिहाजा बहुत सारे लोगों ने सुपरसीड होना होता है। तो ये इंतहाई कंपेटिटिव प्रोसेस है जहां पे के बाजुकात सारे ही बज़ाहिर फिट नजर आते हैं, लेकिन उनको इतना माइन्यूटली देखा जाता है कि उनमें से फिर आपने बेस्ट जो है उसको आगे लेके आना है। तो ये सिस्टम है यहाँ तक। जो मेजर जनरल का और ये आगे प्रोसेस है, मेजर जनरल की प्रमोशन के लिए सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठते हैं। उसमें साथ इंटेलिजेंस की तरफ से होता है, DISI वगैरह, और एडजुटेंट जनरल होता है जो कि डिसिप्लिन की तरफ से आता है। तो वो सारा कुछ उनके और होता प्रोसेस उसका भी यही, कैरियर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और डिसिप्लिन रिपोर्ट्स वगैरह, ये चीजें सारी। लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद करते हैं अपने रिकॉर्ड को देखते हुए। उसमें कोई नेगेटिव चीज हो, कुछ हो, वो वहां पे रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जाती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको अप्रूव करती है। तो ये तरीकाकार है यहाँ पे प्रमोशंस का, और उसी के तहत ये सिलसिला चल रहा है। ये बड़ा मेथोडिकल, और मैंने चूंकि देखा कि ये बड़ा रिकॉर्ड, डिटेल्ड रिकॉर्ड आपके सामने आता है, तो आपको काफी वक्त लगता है हर केस को स्टडी करने में। तो काफी दिन पहले दे दिया जाता है आपको, बोर्ड से पहले दे देते हैं, मतलब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले दे दिया, ताकि आप उसको अच्छी तरह तैयार होके आए। तो अपने नोट्स बना लिए जाते हैं, फिर वहां जाके डिस्कशन में हुकाम आ जाते हैं आप। सर सर ये बताइएगा कि ये सोशल मीडिया पर कुछ हलके जो हैं वो उन्होंने इस किस्म की इतलात फैलाई कि पाक फौज की इसराइल के हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो तब्दील हुई है, और पाक फौज चाहती है कि अब चूंकि अरब ममालिक जिनकी वजह से पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, अब अरब ममालिक भी तस्लीम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम ना करे। और इस हवाले से तो यहाँ तक भी कुछ हलकों ने ये इतलात फैलाई कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो तो चाहते हैं कि इसराइल को तस्लीम ना करें, लेकिन फ़ौज चूंकि चाहती है कि तस्लीम कर लें, तो इस वजह से कोई इख्तलाफात भी हैं। तो आप तो सर ये सारे इतने क्लोज, जो इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स हैं उनके तो बहुत क्लोज हैं, तो आपके पास सर क्या इस मामले पे इंफॉर्मेशन है या तज्जिया क्या है सर?
देखिए, आर्मी की तरफ से ना कोई प्रेशर है, ना कोई तजवीज़ है, ना कुछ कहा गया। और मैं इसकी वज़ाहत मैं आपको यूँ बताऊँ कि एक वक़्त पे मेरी सोच यही थी, और वो उस काफ़ी अरसे से थी, कि हमें अपने मफादात को सामने रखते हुए इज़राइल को तस्लीम करें, अगर तस्लीम ना भी करें तो बैकडोर कोई रिलेशनशिप हमें रख लेनी चाहिए। और इसकी बुनियाद थी कि मैं एक विज़िट पे था, गया हुआ एक डेलीगेशन के साथ, ज़िम्बाब्वे में था, तो मैं एक दुकान में कुछ सोवेनिर खरीदने के लिए गया, तो वहाँ वो मेरा ख्याल है हमारे ड्राइवर वगैरह से पता लगा, एक इंडिविजुअल गोरा सा था खड़ा वहाँ पे। उसने आके पूछा, आप पाकिस्तानी हैं? तो मेरे साथ उसने बातचीत शुरू कर दी। उसने कहा, मैं इज़राइल का एम्बेसडर हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा, जी अरब मुल्क जो है वो जो तस्लीम नहीं भी करते, जिन्होंने कर लिया वो तो हो गया, जिन्होंने नहीं भी किया तो उनके ताल्लुकात तुम्हारे साथ हैं, वो ट्रेड भी करते हैं, टेक्नोलॉजी भी लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आप भी उस तरह का ताल्लुक रख ले अगर आप रिकग्नाइज नहीं करते। तो मुझे वो चीज़ अपील की और मैंने उसको रखा, काफ़ी अर्सा मेरे ज़हन में रहा। और कुछ 2-3 साल पहले एक यूनिवर्सिटी में मैं एक लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ किसी ने इज़राइल के बारे में सवाल किया। तो मैंने कहा कि हमें भी अपने इंटरेस्ट देख के तो इज़राइल के साथ ताल्लुक बनाने चाहिए। और साथ उसमें मैंने यही कहा कि भारत हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, उससे हमने सफारती ताल्लुकात रखे हुए हैं, तो इज़राइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रख लेने चाहिए। ये जो मेरा स्टांस था, इसको देख के तो मुझे जीएचक्यू में भी फिर कुछ काउंसलिंग दी गई, मुझे बताया गया, और फॉरेन ऑफिस में भी डिस्कशन हुई, तो वहां कुछ चीजें सामने आई जिससे मेरा ओपिनियन बदला। और उसके बाद मैंने जितनी भी बातचीत की वो फिर मैंने इस रोशनी में मैं करता रहा। अच्छा, और वो हमारी पॉलिसी का पिलर है, वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिसकी वजह से ना जीएचक्यू को बदलना चाहता है, ना ही कोई। पहली बात तो ये है कि ये आइडेंटिकल केस है, रिलेटेड है कश्मीर के साथ। इसका जैसे कश्मीर के ऊपर करारदादें हैं यूनाइटेड नेशन की, वहां फलस्तीन के बारे में है, ना उन पे अमल हो रहा है ना इन पे अमल हो रहा है। तो हमारा एक कानूनी स्टांस है कि जी इन पे कानूनन, यानी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इन पे अमल होना चाहिए। सो अगर हम एक जगह पे उनको वायलेट करते हैं, क्योंकि हमने इसराइल के साथ जो उसको इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो उसकी बुनियाद यही रखी थी कि जनाब उनको रियासत मिलनी चाहिए फलस्तीनियों को, जिस तरह हम कहते हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी का हक मिलना चाहिए। और फिर ये कि असूल ये है कि एक पॉपुलेशन है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, उसका अपने हकूक हैं, तो आप उनको उस असूल के तहत उनका जो पैदाइशी हक है वो देंगे। और तीसरा इखलाकी था कि आप ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, वहां भी फलस्तीनियों को बेतहाशा मारा जा रहा है, इधर यहां भी मारा जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उधर भी हो रहा है, फलस्तीन में भी। लिहाजा इन हालात में हमारा जो स्टांस था इसराइल को तस्लीम ना करने का, वो बाज असूलों, कानून और अखलाकियात की बुनियाद पे था। अब इन पैरामीटर जिनको आपने रखा, अगर ये दुरुस्त थे और आप उस पर कायम थे, तो आज इन पैरामीटर्स में तो तब्दीली कोई नहीं हुई। अगर कोई तब्दीली हो तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा जी हम अपनी पॉलिसी भी बदल लें। मिसाल के तौर पे कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो आप कहते हैं जी ठीक है, फलस्तीन के लिए हम बदल लेते हैं। तो जब ना कानूनन कोई चीज बदली, ना कोई इखलाकी तौर पे बदली, और ना ही असूली तौर पे बदली, तो फिर आपके पास जवाब नहीं है कि आप अपनी पॉलिसी को बदलते रहे। फिर आ जाता है जाती मफादात का किस्सा। वो मैं अब ये मेरी अपना एनालिसिस है, मैं जो बात पहले मैंने की वो तो ठीक है, वो मुझे डिस्कशन से वादे हुई कि हम असूलों पे खड़े हैं, और अगर असूलों की बुनियाद पे खड़े रहने से हमें कोई नुकसान भी होता है तो हमें मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के सामने एक असूली कौम के तौर पे खड़े। लेकिन मफादात को जो आज लोग बाज, जैसे अभी एक दो एंकर पर्सन का कहा जा रहा है कि उन्होंने बात ये की वो की, बात यह है कि अगर किसी के जहन में ये है कि हम इंडिया के मुकाबले में पीछे रह गए, कि जी इंडिया टेक्नोलॉजिकली और अगर बड़ा तावन कर रहा है, मिलिटरीली उनके साथ हो रहा है, तो हम भी इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लें, तो उसका फायदा अब रहा नहीं, वो वक्त गुजर चुका। इंडिया के और उनके रिलेशंस इतने आगे जा चुके हैं, और कश्मीर में वो इजरायली पॉलिसी वगैरह कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज करें तो क्या वो वापस हो जाएगा सारा कुछ? वो आई डोंट थिंक वो कोई यू टर्न लेंगे। फिर एक वक्त था कि पाकिस्तान की रिकग्निशन की बड़ी अहमियत थी। आज अरब मुल्क धड़ाधड़ करते जा रहे हैं, अगर कल सऊदी अरेबिया भी कर लेता है तो पाकिस्तान की वो जरूरत ही नहीं उनको रहेगी कि जी पाकिस्तान जरूर उनको रिकॉग्नाइज करे। तो वो समझेंगे कि जी ये वक्त की बात है, पाकिस्तानी शायद खुद ही छोड़ देंगे।
तो मेरा ख्याल है कि अब वो भी किस्सा खत्म हो गया जहां आप अपने कोई कौमी मफादात को अलहदा सोच रहे थे। मेरा ख्याल है हमारा मफाद आज वाबस्ता है इसी चीज से कि हम एक असूली फैसले पे कायम रहे। हमारी अपनी इंटरनल यूनिटी भी इससे जुड़ी हुई। आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी फैसला करके तो आप अपने मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर लें, इंटरनल यूनिटी खराब कर लें।